हेलो बच्चों, मैं दीपक कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 10वीं कक्षा का जो प्रथम पाठ है विज्ञान विषय का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण की विस्तार से चर्चा करेंगे। भाग 1 आज हम पढ़ेंगे और भाग 1 के अंतर्गत आज हम कुछ उपविषयों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं, उनकी पहचान कैसे करें, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, किस तरीके से रासायनिक समीकरण हमें लिखना है और भौतिक संकेत किस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने लिखने हैं। तो चलिए एक एक करके हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हमारे दैनिक जीवन में घटित होने वाले कुछ उदाहरणों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से दूध को अगर गर्मियों के मौसम में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन आता है। आप सभी को पता है दही जम जाती है और खट्टा हो जाता है। ऐसे ही लोहे की कोई भी वस्तु है, अगर उसको बाहर छोड़ दिया जाता है तो आर्द्रता या नमी की उपस्थिति पा करके लोहे के ऊपर भूरे रंग की एक परत जम जाती है, मीन्स उस पर जंग लग जाता है। अंगूर खट्टा हो जाता है गर्मी में, मीन किण्वन प्रक्रिया वहां पे घटित होती है। तो इस प्रकार दैनिक जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। उन परिवर्तनों में से कुछ परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन भी हो सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम उन दोनों में विभेदन कर पाएं कि जो दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन हैं वो किस प्रकार के परिवर्तन हैं। तो देखें, पहला परिवर्तन का रूप है भौतिक परिवर्तन। कौन सा? भौतिक परिवर्तन। और जो दूसरा है वो है रासायनिक परिवर्तन। तो आपको ध्यान से समझना है, भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन जिसमें कोई दो अभिकारक क्रिया करके नया उत्पाद नहीं बनाते। उदाहरण के साथ समझिए, हमारे पास बर्फ है। जो बर्फ है वो पानी की बनी हुई है, मीन्स पानी का जो फॉर्मूला है H2O होता है। जो बर्फ है, बर्फ जब पिघल जाती है, पिघलने के बाद लिक्विड फॉर्म में, मतलब द्रव अवस्था में हमारे पास पानी बनता है। तो ऐसी क्रिया जिसमें जो हमारा अभिकारक है उसकी सिर्फ अवस्था में परिवर्तन आता है, कोई भी नया उत्पाद नहीं बनता, नया उत्पाद नहीं बनता। तो ऐसे सारे परिवर्तन जिनमें कोई नया उत्पाद नहीं बनता है वो परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। उसके बाद ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रियाएं दैनिक जीवन में जो घटित होती हैं जिनमें नया उत्पाद बनता है, जैसे अगर हम लैब में, हमारी प्रयोगशाला में अगर हम मैग्नीशियम का एक रिबन लें, मैग्नीशियम का रिबन आता है, तो जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जब हम जलाते हैं, जलाएंगे कैसे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन के साथ जब उसको जलाएंगे तो आप देखोगे कि एक श्वेत ऊष्मा के साथ, श्वेत ज्वाला, सफेद रंग की एक लो के साथ वो जलेगा और जलने के बाद जो उससे हमें राख प्राप्त होगी बुझी हुई, वो हमारे मैग्नीशियम ऑक्साइड होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो राख बनी है, अब इस प्रक्रिया में देखिए क्या हुआ, हमारे पास मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया और जो मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है वो एक नया उत्पाद है। तो ऐसी सारी अभिक्रियाएं जिसमें नया उत्पाद बनता है वो अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाएंगी। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। तो भौतिक प्रक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाएं। जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि जो अभिक्रिया हुई है वो रासायनिक है या भौतिक है? एक प्रकार तो आपको डेफिनेशन के आधार पे पता चल गया कि नया उत्पाद बनता है या फिर नहीं बनता है। कुछ और लक्षण हैं जिनके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि होने वाली अभिक्रिया भौतिक है या रासायनिक है। तो किस तरीके से आप बता सकते हैं? देखिए, अगर किसी भी अभिक्रिया में वहां पे आपको कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, अवस्था में चेंज, अगर अवस्था में चेंज हुआ है, अवस्था में परिवर्तन, या फिर रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, इसके अलावा गैस निकलना या फिर तापमान। थर्ड क्या है? गैस का निष्कासन, गैस का निष्कासन या फिर तापमान में परिवर्तन।
एक एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अवस्था में परिवर्तन, जिस तरीके से मोमबत्ती का पिघल जाना या फिर बर्फ़ का पानी में बदल जाना, तो हम ऐसी प्रक्रियाओं में सोचेंगे कि जो प्रक्रिया हुई है उससे कोई हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। या फिर रंग में परिवर्तन हो जाना, रंग में परिवर्तन जैसे फिनोप्थलीन की हम कुछ बूंदें अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक अक्षार है उसमें डालेंगे तो जो रंग है वो गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इससे भी रंग में परिवर्तन से भी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। गैस का निष्कासन, गैस का निष्कासन जैसे ही जिंक धातु है, जिंक धातु में जब हम अम्ल डालते हैं प्रयोगशाला में तो वहाँ पे जिंक का जो साल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलती है। मीन्स लैब में अगर हमारी किसी अभिक्रिया में गैस बाहर निकल रही है तो वहाँ पे भी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। चौथा है तापमान। तापमान आप दैनिक जीवन में देखा होगा, घरों में जब भी हम चूना करते हैं, चूना का पत्थर जो आता है कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक नाम है। कैल्शियम कार्बोनेट को, चूने के पत्थर को जब हम पानी डालते हैं घर में उसमें तो वो कैल्शियम ऑक्साइड CO2 में परिवर्तित हो जाता है। अब ये क्या है, जो चूने का पत्थर है वो बिना भुजा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उसमें हीट निकलती है। और अगर यही हम प्रयोगशाला में करके देखते हैं तो इससे हमें जो हमारा बीकर है वो गर्म हो जाएगा। तो अगर तापमान में परिवर्तन भी होता है, मीन्स ये कुछ लक्षण हैं जिन लक्षणों के आधार पर आप बता सकते हैं कि जो परिवर्तन हो रहा है वो रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो परिवर्तन होते हैं उनको हम समीकरण की फॉर्म में लिखते हैं। तो समीकरण किस तरीके से बनाते हैं, जैसे मैंने अभी चर्चा की कि अगर मैग्नीशियम का रिबन है तो मैग्नीशियम का रिबन और मैग्नीशियम रिबन की जब ऑक्सीजन के साथ मैंने अभिक्रिया करवाई तो मेरा मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम का ऑक्साइड मुझे उत्पाद प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है अगर उनको शब्दों की तरीके से लिखते हैं, ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों को जब शब्दों की फॉर्म में लिखते हैं तो उनको रासायनिक समीकरण बोला जाता है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? रासायनिक समीकरण का जब शब्दों, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले शब्दों में लिखा। अब शब्दों में लिखना रासायनिक अभिक्रिया को बहुत लंबा हो जाता है, तो लंबा लिखने की अपेक्षा मैं अगर रासायनिक परिवर्तन को लिखता हूं संक्षेप में, मीन संक्षिप्त रूप में लिखता हूं, और संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, रूपक या कुछ सिंबल चाहिए होंगे। तो मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है दैट इज प्रतीक होता है Mg, और ऑक्सीजन का जो प्रतीक होता है O2, तो दोनों से जो बना मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो अब क्या है, आपको ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो बाईं तरफ होता है, ये बाईं तरफ है, लेफ्ट साइड, बाईं तरफ जो चीजें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं उनको बोला जाता है अभिकारक। अभिकारक, तो अभिकारक की परिभाषा क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रसायनों को अभिकारक बोला जाता है। जो अभिकारक होंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, उनको योग के निशान, जोड़ के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है कि यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मेरे जुड़ रहे हैं और अभिक्रिया कर रहे हैं। फिर जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में अभिक्रिया हो रही है और उनसे एक उत्पाद बनेगा, क्या बनेगा, उत्पाद। तो उत्पाद की तरफ दर्शाने के लिए कि ये जो अभिकारक हैं वो उत्पाद में परिवर्तन हो रहे हैं, उनके बीच में हम एक तीर का निशान दर्शाते हैं। तीर का निशान बताता है कि इन दोनों अभिकारकों के बीच में मेरी अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया एक उत्पाद का निर्माण करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रासायनिक परिवर्तन दिखाने के लिए रासायनिक समीकरण लिखना पड़ता है, और रासायनिक
समीकरण लिखने का जो महत्व है वो क्या है कि जब हम शब्दों में लिखेंगे, पूरा का पूरा विवरण हम देंगे तो हमारे लिए रासायनिक अभिक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी। और पूरा विवरण देने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को हम प्रतीकों के रूप में लिखते हैं और इससे जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है वो थोड़ा छोटी हो जाती है। ठीक है, तो फिर किस तरीके से लिखते हैं कि अभिकारक बाईं तरफ लिखेंगे और जो उत्पाद मेरा बना है वो दाईं तरफ लिखा जाएगा और रासायनिक परिवर्तन को दर्शाने के लिए बीच में एक तीर का निशान लगाया जाता है। फिर जो हम रासायनिक अभिक्रियाएं लिखते हैं हमें उनको संतुलित करना होता है। संतुलित करना, तो संतुलित क्यों करेंगे हम? जो मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया अभी समझाई है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनना, तो द्रव्यमान का संरक्षण का नियम एक होता है, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया होने से पहले मतलब अभिकर्मक की तरफ बाईं तरफ में जो दोनों ही अभिकर्मकों का हमारा द्रव्यमान है। ठीक है, मान लीजिए कि 50 ग्राम मेरा मैग्नीशियम था और 50 ग्राम मेरा ऑक्सीजन था, मान लीजिए। तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार जो मेरा उत्पाद है वो 100 ग्राम बनना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद जो उत्पाद हैं उन दोनों का द्रव्यमान सेम होना चाहिए, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अगर किसी अवस्था में वो चेंज हो जाता है तो इट मीन्स वो गैसियस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में हमारा कोई दूसरा उत्पाद बाहर उड़ सकता है। तो अभी देखिए यहाँ पे मेरा मैग्नीशियम एक ही है और यहाँ पे भी मेरा मैग्नीशियम एक ही है। ठीक है, ऑक्सीजन मैंने 2 लिए थे, जब 2 अणु ऑक्सीजन के मैंने शुरू में लिए और जो मेरा उत्पाद बना है वहां पे ऑक्सीजन एक ही है, तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन कहीं गायब है, तो उसको मुझे संतुलित करना पड़ेगा। तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार जो अभिकर्मक है उनका द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान समान होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को। तो रासायनिक अभिक्रिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एक मैग्नीशियम अभिकर्मक की तरफ है और एक ही उत्पाद की तरफ है, तो ये तो संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एक ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए मुझे गुना करना पड़ेगा 2 से। और कभी भी आपको ध्यान रखना है, अकेले अणु को आप नहीं लगा सकते, आप इस 2 को O के नीचे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो क्योंकि कंप्लीट का ही गुना होगा, तो मैग्नीशियम के आगे अगर मैं 2 लगाता हूं, अभी देखिए मेरा 2 ही मैग्नीशियम हो गए और 2 ही ऑक्सीजन हो गए, तो अब फिर से संतुलित नहीं है। तो अब क्या करेंगे, मैग्नीशियम को भी 2 से गुना कर देंगे, तो 2 ही मैग्नीशियम, उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, तो ये जो मेरी रासायनिक अभिक्रिया है ये संतुलित है। असंतुलित जो समीकरण है उसको बोलते हैं कंकाली समीकरण, मीन्स वो ढांचा है सिर्फ, कंकाली समीकरण। तो कंकाली समीकरण को हमें संतुलित करना होता है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चों, जब भी आप कोई रासायनिक अभिक्रिया करवाते हो या लिखते हो तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी होगी। इसी रिएक्शन से देखते हैं कि जो भी हमारा अभिकर्मक लिए हैं उनकी अवस्था आपको वहां पे दर्शानी पड़ेगी छोटी ब्रैकेट में। देखिए कैसे, मैग्नीशियम है जो मेरा अभिकर्मक, इसकी अवस्था जो मैंने ली रिबन है और रिबन तो मेरा ठोस है, तो ठोस द्रव गैस, तो ठोस को बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड होता है द्रव, तो मैं बता देता हूं ठोस, द्रव और गैस। तो मैग्नीशियम अगर मेरा ठोस है तो यहाँ पे मैं छोटी ब्रैकेट में S लिख दूंगा, स्मॉल s, जो कि दर्शाता है कि जो मेरा अभिकर्मक मैग्नीशियम है वो ठोस अवस्था में है। ऑक्सीजन एक गैस है तो मैं छोटी ब्रैकेट में स्मॉल g डाल दूंगा। ठीक है, और जो मेरा प्रोडक्ट बना है, उत्पाद बना है, वो क्या है,
सॉलिड है तो उसके लिए मैं S डाल दूंगा। तो 3 तो आपको ये प्रतीक याद रखने हैं कि S सॉलिड या ठोस दर गैस। इसके अलावा AQ इंग्लिश में एक्वस होता है। एक्वस होता है पानी मिला हुआ, जलीय। तो कभी भी जलीय विलयन जब होगा तो वहां पे AQ हम दर्शाएंगे, एक्वस। इसके अलावा 2 और प्रतीक आपको ध्यान रखने हैं। अगर तीर का निशान जिसका जो मुंह है ऊपर की तरफ अगर फेस है तो इसका मतलब है जो उत्पाद है या फिर उत्पाद में अगर गैस बन रही है, कोई प्रोडक्ट है वो गैस की फॉर्म में और वो उड़ जाता है तो हम तीर का निशान दिखाएंगे। और एक और है कि अगर तीर का निशान नीचे की तरफ मुंह किए हुए है, नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब होता है हमारी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अवक्षेप बन रहा है। अवक्षेप या फिर तलछट जो कि बीकर में नीचे बैठ जाएगा, तो ये भी एक प्रतीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को जब हम दर्शाते हैं तो उस टाइम पे हमें उनकी अवस्थाओं को भी ब्रैकेट में लिखना बहुत ही आवश्यक है, और लिखने के लिए हमें ये सारे प्रतीक वहां पे बार बार यूज करने होंगे। ठोस, द्रव, गैस। एक्वस AQ मीन जलीय है अगर, और अगर गैस हमारे उत्पाद में निकल रही है तो हम ऊपर की तरफ फेस करके एक एरो दिखा देंगे, तीर का निशान। और तलछट अगर बनता है तो नीचे की तरफ फेस दिखा देंगे। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ रहा होगा। तो पहले भाग में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट भाग में हम बचे हुए जो फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स हैं उनको करेंगे। तो तब तक के लिए आप इन अभिक्रियाओं को संतुलित करना और जितने भी उप विषयों पर हमने चर्चा की है अच्छे से कॉपी पे नोट्स बनाइए, इन चीज़ों को समझिए। और धन्यवाद। और वीडियो में अगर आपको चीज़ें समझ आई हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। धन्यवाद।